गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज चलते हैं आज आपके नए अध्याय की ओर। आपका चैप्टर है 3 रेसे हमारे वस्त्र। तो अभी लास्ट वीडियो में आपका 2nd चैप्टर फिनिश्ड हो चुका था, तो आज हम तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। वस्त्र का आरंभ, पहली हेडिंग है वस्त्र का आरंभ। या इससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेसे होते क्या हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी वस्त्र किसी न किसी तरह का पहनते ही हैं, चाहे सूती हो, चाहे टेरिकॉट हो, नायलॉन के हो। इन सब में जो धागे प्रयोग किए जाते हैं वो सब धागे रेशों के ही बने होते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं। हमारी पहली हेडिंग है आपकी पुस्तक से वस्त्र का आरंभ, कि वस्त्र की पहनने की शुरुआत या वस्त्र का उपयोग कहाँ से शुरुआत हुई। तो बच्चों हम लोग सभी वस्त्र पहनते क्यों हैं, क्यों पहनते हैं? हम लोग नॉर्मली जानते हैं आप अपने शरीर को ढकने के लिए ही पहनते हो, तथा जो हमारे यहाँ की जलवायु है विभिन्न तरह की है। बरसात में कुछ अलग मौसम रहता है, गर्मियों में कुछ अलग मौसम रहता है, सर्दियों में कुछ अलग मौसम रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के मौसम से बचने के लिए या सुरक्षा के लिए हम वस्त्रों को पहनते हैं। वस्त्रों का आरंभ में प्राचीन समय में वस्त्रों की जानकारी व्यक्तियों को नहीं थी, मनुष्यों को नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी अपने तन को ढकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर पहनता था। जैसे प्राचीन समय में पत्तियों से अपना तन ढकता था, छालों से, या जानवरों या जीव जंतुओं को मारने के बाद जो उनकी खाल निकाली जाती थी, चमड़े निकाले जाते थे, उनसे क्या करता था मानव अपने तन को ढकता था। उस समय जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से। अब जो है वस्त्र कई तरह से हैं, कई तरह के बनाए जा चुके हैं, क्योंकि आज का जो युग है बहुत ही प्रतिस्पर्धा का युग है। तो आज तरह तरह की चीज़ें खोजी जा रही हैं कपड़ों में, विभिन्न क्षेत्रों में। तो वस्त्रों में जो उपयोग मानव करता है आजकल, वस्त्र के आरंभ में आजकल की जो वस्तुएं हैं, कपड़े जो पहने जा रहे हैं, उनसे सुंदर दिखना भी है, प्लस मौसम से आपको बचाव भी है। कपड़े का उपयोग और विभिन्न तरह के, जैसे हम लोग कभी कहीं जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई कीड़ा आके काट लेते हैं या कोई बैठ जाता है आपके ऊपर, तो कुछ ना कुछ आपको दुख या कष्ट हो जाता है। तो उनसे ही बचाव के लिए हम लोग वस्त्रों का उपयोग करने लगे थे। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो ये वस्त्र थे, वहाँ की परिस्थितियाँ एवं जलवायु के आधार पर ही वस्त्र बनाए गए। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म रहती थी वहाँ पर सूती या पतले वस्त्र या पतले रेशों वाले वस्त्र बनाए गए। जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती थी वहाँ पर ऊनी या मोटे रेशे वाले वस्त्र, जैसे आपके स्वेटर, कंबल इत्यादि चीज़ें बनाई जाने लगे। जहाँ पर बरसात का मौसम या वर्षा ऋतु ज़्यादा होती थी वहाँ पर सिंथेटिक या कृत्रिम रेशे से बनाए जाने से लगे, जिससे कि उनको भीग जाने पर सूखने में आसानी रहे। अब आजकल तो प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं, जैसे रेनकोट हैं, इनका उपयोग वर्षा ऋतु में या वर्षा के ऋतु में आज के समय में किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, रेशों के प्रकार। तो ये जो वस्त्र होते हैं वो कितने तरह के रेशों के बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आज हम जानकारी लेंगे कि रेशों के प्रकार। रेशे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। जो वस्त्र हमारे बनाए जाते हैं उनके रेशे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला है प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे मतलब आर्टिफिशियल या संश्लेषित रेशे बोलते हैं इसे, या इसे बोल सकते हैं मानव निर्मित रेशे भी कहा जाते हैं। प्राकृतिक रेशों में बच्चों पहले देख लेते हैं प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। वे रेशे जो पेड़ पौधे या जंतुओं के द्वारा या जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, वे सभी प्राकृतिक रेशे कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वे रेशे जो प्रकृति द्वारा मतलब प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जंतुओं के माध्यम से, जैसे आपका क्या है ऊन है और रेशम है, ये सब प्राकृतिक रेशों के, कपास है, जूट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं प्राकृतिक रेशों की श्रेणी में आती हैं। और देखते हैं बच्चों, कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। वे रेशे जो, इनको साधारणतः समझ सकते हैं मानव निर्मित द्वारा रेशे भी कहे जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कृत्रिम रेशे क्या रेशे हैं। वे रेशे जो मानव द्वारा कृत्रिम या कह सकते हैं जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं,
वो हमारे क्या कहलाते हैं, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे रेयान है, नायलॉन है, डेक्रॉन है तथा टेरिलिन, ये सब कृत्रिम रेशों के श्रेणी में आते हैं। आइए बच्चों चलते हैं प्राकृतिक रेशे में, जैसे कपास, ऊन, रेशम, सन, जूट इत्यादि के बारे में आज देखते हैं। क्या चीज़ है कपास, क्या है, ये हमारा प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आता है कपास। तो कपास क्या है बच्चों, कपास के पौधे से ही हमें प्राप्त होता है। ये क्या होता है, जहाँ से कपास की ज़्यादातर किस्में होती हैं हमारे भारत में, प्रमुख स्थल मुख्यतः हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में कपास की खेती बहुत ही उत्तम तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर कपास को उत्पादन के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, या कह सकते हैं काली मिट्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके लिए उत्तम होती है, वहाँ पर पाई जाते हैं। कपास का क्या होता है, कपास के पौधे में जो कपास का जो फल होता है छोटे से हरे रंग का गोलनुमा होता है, कहीं कहीं आपने देखा भी होगा। तो इसमें क्या होता है, जब ये कपास के पौधे में फलता है तो पहले छोटा सा रहता है, फिर जब ये परिपक्व अवस्था में आता है, मतलब ये पकने के बाद, तब इसकी स्थिति आ जाती है, इसमें कपास के रेशे इसके अंदर आ जाते हैं, और जब ये फूटता है तो इससे कपास निकलने लगता है रेशों के रूप में। आपने इसको चोर के नाम से भी, बचपन में आप लोग अभी छोटे छोटे ही हैं तो चोर के नाम से भी आप देखते हैं कि एक स्टार नुमा आता है उड़ता हुआ, उसको चोर चोर कहते हैं, वही है चीज़ें। तो आइए देखते हैं, ये जो कपास में क्या होता है, जब वो रेशे निकलते हैं उसमें छोटी छोटी उनके बीज रहते हैं, उसमें पकड़े हुए रहते हैं कपास को, रेशों को। तो इनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, यदि बड़े पैमाने पर इनको अलग करना हो तो इनको आप हाथों से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं, तो इनके अलग करने के लिए स्टील के बड़े कंघे यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, स्टील के बड़े बड़े कंघे यूज किए जाते हैं, जिनको गिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिन कहलाता है। और कपास के बीजों को अलग करने की स्टील के माध्यम से, स्टील के कंघों के माध्यम से कपास के बीजों को अलग करने की जो क्रिया कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है बच्चों, गिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद जब बीज अलग कर दिए जाते हैं तो उसके बाद इन रेशों की धुलाई होती है मशीन के द्वारा। किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। अगले प्रोसीजर में यह चीज़ जाता है। उसके बाद जब ये रेशे धुल जाते हैं मशीन से, तब इनके क्या किए जाते हैं, इनके धागे बनाए जाते हैं। धागों को बनाकर एक रील में जिन्हें लपेट लिया जाता है, जिसे रीलिंग बोलते हैं। और अब जब धागे हमारे बन जाते हैं तो अब इनका उपयोग लायक हो जाती हैं। ये जो कपास के रेशे हैं या कपास से बनने वाले जो धागे हैं, वो हमारे वस्त्रों के निर्माण के लिए रेडी हो जाते हैं। इनके द्वारा तब क्या बनाए जाते हैं बच्चों, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र विभिन्न तरह के डिज़ाइनों में, कलरों में किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों ऊन के बारे में। हमारा दूसरा है प्राकृतिक रेशा। ऊन के बारे में अध्ययन करते हैं कि ऊन है क्या। ऊन पहले सर्वप्रथम जानते हैं, ऊन एक प्रकार का जंतु रेशा है। क्या रेशा है, जंतु रेशा है। जंतु रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंतुओं के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, या कह सकते हैं जंतुओं के जो बाल के रेशे छोटे छोटे होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के जो प्राप्त होने वाले जंतु हैं, किन किन जंतुओं से ऊन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आपका भेड़ है जो आपकी घरेलू है, या उन्नत किस्म के भेड़ हो जिनसे अच्छी क्वालिटी के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। और है ऊँट भी है, हमारे यहाँ के ऊँट या अमेरिका के भी ऊँट हैं, वहाँ पर भी उनके द्वारा भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं उनके बालों से। और कौन है, अंगोरा बकरी है, कश्मीरी बकरियां भी हैं, इनसे भी इनके बड़े बड़े बाल होते हैं, जिनसे क्या होता है, इनके बालों कटाई करके ऊन का आदि का निर्माण किया। और मेरिना भेड़, मेरिना बकरी जो है, जिनसे बहुतायत कह सकते हैं बहुत मात्रा में ऊन प्राप्त किया जाता है। मतलब साल भर में एक बकरी से लगभग 13.5 किलो तक ऊन बनाया जा सकता है। इसी प्रकार खरगोश के भी बालों के ऊन बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही मुलायम और उन्नतशील या उन्नत किस्म के ऊन बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जो ये ऊन प्राप्त करने का सीजन है या महीना है, भेड़ों से ऊन प्राप्त करना वसंत ऋतु या कह सकते हैं गर्मियों के मौसम में बनाए जाते हैं, या उनकी कटाई होती है। भेड़ों से जो ऊन प्राप्त किए जाते हैं उनके बालों कटिंग होती है वसंत ऋतु में, या कह सकते हैं गर्मियों से प्राप्त होती है। और कई सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ की जलवायु गर्म होती है या ग्रीष्म ऋतु वहाँ पे ज़्यादा समय तक रहती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि उन जंतुओं से उनके बालों की कटाई वर्ष में दो बार कर सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पर ज़्यादा गर्मियाँ नहीं रहती वहाँ तो वर्ष में एक बार ही की जाती है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर
2 बार कटाई हो सकती है इनके बाद में। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ऊन में जब यहाँ पर सारे प्रोसीजर हो गए, मतलब इन चीज़ों से हमारे पास जंतुओं से ऊन प्राप्त हुआ, इसके बाद जो ऊन प्राप्त होता है, यहाँ पे श्रेणी कुछ है, उनको भी मैं बतला दे रहा हूँ। इसके बाद जो ऊन प्राप्त होते हैं, कुछ क्या होते हैं, घुंघरेले होते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली कि किसी भी बकरी या भेड़ से सभी बालों से ऊन नहीं बनाए जाते हैं। जो बाल मुलायम या घुंघरेले किस्म के होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। जो सख्त या टाइट किस्म के बाल होते हैं उनसे नहीं बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आती है इनके बालों कटिंग करने के बाद इनकी छटाई की जाती है। छटाई करने के बाद आगे प्रोसीजर में जाता है। आगे जहाँ पर इनमें जो धूल मिट्टियाँ आदि कण है, यहाँ पर धुलाई होती है। धुलाई करने के बाद फिर इनको क्या किया जाता है बच्चों, इनको रेशों या धागों के रूप में लपेट लिया जाता है, बना लिया जाता है। फिर ये ऊन हमारे वस्त्रों आदि के निर्माण में सक्षम हो जाते हैं। ऊन के उपयोग क्या हैं, आइए जानकारी कर लेते हैं। ऊन के क्या बनता है, ऊन हमारे लिए कब उपयोग किए जाते हैं या किस मौसम में ऊन से बनी चीज़ें हम पहनते हैं। तो बच्चों, जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में ही इस ऊन का उपयोग किया जाता है। ऊन से हम लोग जुराबे या कह सकते हैं जो मोजे होते हैं, दस्ताने, स्वेटर, मफलर, स्कार्फ इत्यादि वस्त्र बनाए जाते हैं। जैकेट भी बनाए जाते हैं, कंबल भी बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों सिल्क के बारे में। सिल्क जिन्हें हम रेशम के नाम से जानते हैं, तो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, ये जानकारी लेते हैं। रेशम का जो प्राप्ति स्थान है या रेशम हमें प्राप्त कहाँ से होता है, रेशम हमें रेशम कीट द्वारा प्राप्त होता है, जिसका पालन सहतूत के पेड़ पर किया जाता है। किस पर बच्चों किया जाता है, सहतूत के पेड़ों पर किया जाता है, जहाँ पर ये कीड़े सहतूत की पत्तियों को प्रतिदिन या कह सकते हैं दिन रात खाकर क्या करते हैं, ये कोकून का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, कोकून का निर्माण करते हैं। कोकून के अंदर निर्माण करने के बाद ये अपने आप को उसी कोकून में ढक लेते हैं। फिर जब किसान या कह सकते हैं जिनको रेशम बनाना है, इन कोकूनों को इकट्ठा करते हैं और इन कोकूनों में जो जीवित रेशम कीट है, क्योंकि ये यदि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो ये वयस्क हो जाते हैं, जिनको प्यूपा भी बोला जाता है। और इन वयस्कों से रेशम कीट फिर दोबारा, क्योंकि ये अंडे देने में सक्षम हो जाते हैं, फिर इनसे अंडे देकर फिर इनसे रेशम कीटों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या किया जाता है कि रेशम का यदि हमें अत्यधिक उत्पादन करना है तो सभी कोकूनों को क्या करते हैं, सभी कोकूनों से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। इन कोकूनों से रेशम कीट को मार डालते हैं, जल में उबालकर या धूप में रखकर मारकर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से रेशम निकाला जाता है और रेशम को सिरों को इकट्ठा करके फिर वही प्रोसीजर, इनको धागे बनाए जाएंगे। धागे बनाने के बाद इनको वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में कर लिया जाता है। बच्चों देखते हैं सर्वप्रथम सिल्क का उत्पादन या रेशम की जानकारी किस देश की हुई, तो सर्वप्रथम चीन, चाइना जो है नाम से जानते हैं, चाइना में रेशम का खोज हुई। ये वहाँ पर उनके यहाँ पर बहुत गुप्त रूपेण इसके रखा जाता था, वस्त्रों को इनका उत्पादन किया जाता था और इनको एक गुप्त मार्ग से लेके जाया जाता था, जिसे हम लोग सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद रेशम का उत्पादन जापान और भारत इत्यादि देशों में हो रहा है, जो कि अभी भी। और अगर देखते हैं बच्चों रेशम के क्या मुख्य उपयोग हैं। रेशम के द्वारा रेशमी साड़ियाँ, स्कार्फ इत्यादि वस्त्र बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं बच्चों रेशम का उपयोग इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है या रेशम के गुण क्या है। रेशम क्या करता है बच्चों, रेशम हमें सर्दियों में गर्म का एहसास दिलाता है तथा गर्मियों में सर्दी का अनुभव दिलाता है, यह एहसास दिलाता है। इसलिए तथा रेशमी जो वस्त्र होते हैं चमकीले, सुंदर तथा महंगे इत्यादि या कह सकते हैं महंगे दिखने वाले वस्त्रों बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न तरह के जैसे पर्दे, तकियों के चादर, सोफे आदि के कुशन आदि बनाने में किया जाता है। तो बच्चों आज हमारा जो आपका तीसरा अध्याय है आज यहीं तक, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इसके आगे की बातें अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों आपसे यही मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखते रहें और साथ ही साथ समझते रहें तथा अपने घर पर भी रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।